फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो नई एनसीईआरटी आई है, न्यू एनसीईआरटी, जो हमारी क्लास 6 से 8 तक की नई एनसीईआरटी है, जिसमें 6 क्लास का तो पूरा का पूरा चीज़ें चेंज हो गई हैं, चैप्टर्स भी चेंज हुए हैं और साथ में आप देखेंगे कि जो एक ही बुक है उसी में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ एक साथ में दे दिया गया है। तो हम लोग उसी नई जो एनसीईआरटी आई है 6 क्लास वाली, उसको अभी कवर कर रहे हैं। तो ये जो एनसीईआरटी है, ये केवल आपको सीटेट में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कोई सा भी एग्जाम हो रहा है, हर जगह आपको हेल्प करने वाली है। तो हम लोग अभी आज की डेट में चैप्टर 6 तक पहुंचे हुए हैं। 6 चैप्टर में हमने आधा ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियो में। आज हम जो आधा बचा खुचा है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो बेल आइकन होता है ना बगल में, उसको भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए, हम लोगों ने जो 6th चैप्टर है उसमें क्या स्टार्ट किया है, तो उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग यही वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। आज क्या डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो हड़प्पा वासी थे उनका खान पान कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था और उनका जो व्यापार है वो कैसे था, सक्रिय था, निष्क्रिय था, मतलब अपने ही क्षेत्र में उनका व्यापार था या फिर विदेशों में भी था। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में कुछ स्थलों से कुछ मतलब कि सामग्रियों की भी प्राप्ति हुई है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली हेडिंग है कि हड़प्पा वासी क्या खाते थे, यानी कि इनका खान पान कैसा था। ये शाकाहारी थे, मांसाहारी थे या फिर सर्वाहारी थे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आपको देखिए एक शब्दावली आई है दलहन, तो यहाँ पे उसको पहले ही बता दिया गया है। दलहन देखिए क्या है, तो जो दलहन है ये भी एक फसलों की श्रेणी होती है जिसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, याद रखिएगा। दलहन में आपको सेम मिल जाएगा, मटर का दाना और जो अन्य दालें हैं जैसे मसूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, अरहर जिसको हम लोग तूर भी कहते हैं। तो ये सारी जो फसलें हैं ना, ये आपको किस में शामिल मिल जाएंगी, तो दलहन में। मोटे अनाज क्या होते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में अपने देखे हुए हैं। अगर आप तक नहीं देखा है आपने तो जाके प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं कि जो हड़प्पा वासी हैं इन्होंने अपनी अनेक बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थी, यानी कि इनकी जो बस्तियां हैं वो आपको बड़ी नदियों जैसे सिंधु जैसी बड़ी नदी के तट पे भी मिल जाएगी और छोटी नदियों के भी तट पर आपको इनकी जो बस्तियां हैं वो मिल जाएंगी। जैसे जो घग्घर नदी है वो काफ़ी छोटी नदी है, तो वहाँ भी आपने देखा था ना कि जो कालीबंगा वगैरह का जो क्षेत्र है वो वहाँ मिल रहा था, राजस्थान वाले रीजन में। तो बड़ी नदियों और छोटी नदियों दोनों पर ही दोनों ही के किनारे आपको जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी छोटी छोटी बस्तियां मिल जाएंगी। तो यही यहाँ आपको बताया गया है। आप देखिए कह रहे हैं कि ये जो बस्तियां नदियों के किनारे बसाई गई थी, यद्यप हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि उसके पीछे का क्या लॉजिक था, लेकिन उसको यहाँ फिर से बता रहे हैं कि ये जो मतलब कि जल स्रोतों के पास जो उनकी बस्तियां बसी हुई थी, इसका रीज़न केवल ये नहीं था कि केवल आसानी से उनके लिए जल उपलब्ध हो जाए, यानी कि उनको पीने के लिए पानी अवेलेबल रहे, केवल यही एक रीज़न नहीं था कि उन लोगों ने नदियों के किनारे अपनी सभ्यता का विकास किया, बल्कि इसके पीछे एक और रीज़न भी था। और वो क्या था, वो था कृषि की दृष्टि से उनके पास एक ये औचित्यपूर्ण विकल्प रहा। यानी कि जैसे सपोज दैट मतलब कि उस टाइम पे इस तरह से जैसे आज हमारे यहाँ ट्यूबवेल्स वगैरह की उपलब्धता है, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्यूबवेल्स वगैरह तो था नहीं, इवन बिजली भी नहीं थी। तो उन लोगों ने अपने नदियों के आसपास जो है अपनी बस्तियां बसाई, ताकि दो कारण थे। एक कारण ये है कि जब नदियां जो है बहती हैं तो काफ़ी सारे गाद और शाद वगैरह लेके आती हैं दूर दराज से, और वो जो है भूमि को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। हम लोग ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट में ये सब कर चुके हैं। तो उससे जो भूमि है वो उपजाऊ बनती है, ठीक है। और साथ में जो नदियां हैं उनमें 12 मास में, यानी कि साल के हर टाइम पे उसमें पानी भरा रहता है। तो अगर उन्हें सिंचाई की भी आवश्यकता होती थी तो वो लोग उससे सिंचाई कर लेते थे। अब आप सोच रहे होंगे उस टाइम पे कौन से साधन से सिंचाई के, तो ये वाले साधन नहीं थे कि बटन दबाओ पानी चालू, तो ये साधन नहीं था। लेकिन हाँ, एक गांव में आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं, पर मैंने देखा है, उसको दुगला बोलते हैं हमारे यहाँ, अब तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक जो है बर्तन रहता है लकड़ी का, जैसे खांची टाइप का, इवन उसको ना दौरी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। तो उसमें ना दोनों साइड, इधर और इधर दोनों साइड एक रस्सी बांध देते हैं। तो एक लोग इधर रस्सी पकड़ लेंगे, एक लोग इधर रस्सी, और क्या काम करते थे,
पानी यहाँ से मतलब सपोज दैट ये नदी है, इसमें से पानी भरते थे उसी दौरी में और उसको खेत में डाल देते थे। ये एकदम सिंपल सा लॉजिक था पानी को खेत में डालने के लिए। तो सिंचाई के लिए हो सकता है इस तरह का भी साधन उपयोग कर सकते थे। अब खेत इतने बड़े विस्तार तो थे नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, छोटे छोटे खंडों में खेत रहे होंगे और सामूहिक रूप से लोग खेती करते थे, तो काम करने वाले लोग ज़्यादा थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको ये लोग उपयोग कर सकते थे। इवन बारिश उस टाइम पे ठीक ठाक होती रहती थी, तो इतनी उन्हें दिक्कत नहीं रहती होगी जिस तरह से आज प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक मतलब कि लॉजिक था जो उन लोगों ने नदियों के किनारे अपना जो है बचाव किया हुआ था। आगे आप देखिए, कह रहे हैं कि जो नदियाँ होती हैं वो अपने आसपास की जो भूमि है इसको उपजाऊ बनाती हैं। पुरातात्विक खोजें जो हैं ये दर्शाती हैं कि जो हड़प्पा वासी थे वो दलहन और अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त जौ, गेहूं तथा कुछ मोटे अनाज, बाजरा और कभी-कभी धान जैसे अनाज की खेती करते थे। ठीक है। और अगर आपसे कल को पूछ लिया जाए कि उनके द्वारा उगाई गई जो पहली फसल थी वो गेहूं, जौ, चना कुछ यहाँ थी, तो आप समझ लीजिए क्या उसमें आपको जौ और मटर वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है। फिर आप देखिए, कह रहे हैं कि यूरेशिया में कपास उगाने में भी वे सर्वप्रथम थे। अब जिन लोगों ने हमारा ज्योग्राफी वाला वीडियो नहीं देखा होगा उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि यूरेशिया क्या है। तो हमने आपको बताया था जब हमने टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 महासागर बताए थे, यानी कि 7 महाद्वीप और 5 जो महासागर हैं विशाल, उनके बारे में जब आपको बताया था तो हमने ये भी बताया था कि कैसे किन किन आधारों पे हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स ना पढ़ करके 5 या फिर 4 इस तरह से कॉन्टिनेंट्स को पढ़ सकते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो यूरोप और एशिया वाला रीजन है इसको कभी कभी इकट्ठे पढ़ के यूरेशिया बोल दिया जाता है। ठीक है, तो यही उसी को ये बता रहे हैं कि जो यूरेशिया वाला रीजन है उसमें कपास उगाने में जो हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो लोग अग्रणी थे, यानी कि सबसे पहले जो कपास उगाने का काम किया था वो इन्हीं लोगों ने किया था। ठीक है, और ये लोग कपास का उपयोग कहाँ करते थे, तो भैया कपड़ा बुनने में किया करते थे। आज भी कपास का उपयोग भारी मात्रा में कपड़ा बुनने में किया जाता है। और साथ में उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण भी बना लिए थे। ये आपको हल का चित्र यहाँ नीचे दिखाया गया है, और जिसमें से कुछ का उपयोग आधुनिक समय में भी किसानों के द्वारा किया जाता है। तो ये बात सही है, आज भी जो लोग पारंपरिक रूप से खेती करते हैं, बैल वगैरह रखे हुए हैं, तो वो लोग हल और बैल के माध्यम से अपनी खेती बाड़ी कर लेते हैं। अगर मतलब बहुत ज़्यादा खेत ना हो, छोटा खेत हो, तब लोग आराम से अभी भी करते हैं। और लेकिन हाँ, अभी थोड़ा जो उसका मतलब कि डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है। क्या चेंज हो गया है, ये जो फाल होता है ना, ये जो नुकीला सा आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है ये जो निकूला सा दिखाई पड़ रहा है, ये उस टाइम पे मिट्टी का रहता था। ठीक है, इस टाइम पे वो मिट्टी का रहता था, लेकिन अभी ये जो फाल है ये आपको लोहे का मिलेगा, एकदम पैना सा। और ये जो मुट्ठा है इसका ना, जिसको कि हल बोला जाता है, ये क्या होता था, ये लकड़ी का होता है अभी। और उसको बैल में फिर 2 बैलों के बीच में बांध देते हैं और बैल चलते रहते हैं। आप एक लोग पीछे से यहाँ से पकड़ के उसको खेत की जुताई करते रहते हैं। मैंने बचपन में देखा है, तो इस वजह से मुझे अच्छे से पता है ये सब। क्योंकि हम गांव से हैं, तो गांव में जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं उन सब से भली भांति वाकिफ़ है, उन सब का अनुभव रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। इवन अब तो मेरे पास ट्रैक्टर हो गया है। तो आप देखिए कि मिट्टी से निर्मित ये हल का एक लघु प्रतिरूप दिखाया गया है, जो कि हरियाणा में बनावली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हरियाणा में जो बनावली वाला रीजन है वहाँ से मिट्टी का एक हल का प्रतिरूप मतलब प्राप्त हुआ है। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चंस खूब बनते हैं कि कौन सी सामग्री या कौन सी वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है। तो मतलब कि हरियाणा में जो बनावली वाला रीजन है वहाँ से एक हल की प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, या हल जो है वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहे हैं कि ये गहन कृषि गतिविधि सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों अथवा गांवों द्वारा संचालित की जाती थी। तो गहन कृषि क्या होता है, गहन कृषि में मात्र अपने खाने पीने भर का जो अनाज उपजाया जाता है, जिनमें मतलब कि उसको बेचना या फिर दूर दराज के क्षेत्रों में भेजने से कोई औचित्य नहीं रहता, उसे हम कहते हैं कि वो लोग गहन कृषि कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं अभी भी इस तरह अभी की तरह तब भी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जो कृषि उपज थी वो प्रतिदिन उपलब्ध होने पर ही नगर जीवित रह सकते थे। यानी कि अभी भी आप देखिए
कि जो ग्रामीण इलाके हैं ना, जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोगों ने फसलों को अच्छे से नहीं उपजाया, मतलब कि इतना फसल नहीं उपजाया कि जितना हम लोगों का पूरा साल भर का काम चल सके, तो जीवन थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। सब्जी खरीदना अपने आप में बहुत टफ लगता है। तो अगर हम लोग अनाज भी एक एक चीज़ खरीद के खाना स्टार्ट कर देंगे, तो गांव की जो इकोनॉमी होती है ना भैया, वो कल भी खराब थी, आज भी खराब है। आज भी गांव के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर एक चीज़ को खा सकें खरीद करके, तो ये मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से गांव में लगभग लगभग हर परिवार अपना खुद खेती करता है। गांव में कोई भी ऐसा घर आपको देखने को नहीं मिलेगा जिनके पास गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो, तो उनको छोड़ दीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, लेकिन जो घर में महिलाएं हैं वो खेतों को अपने देख रही हैं, संभाल रही हैं, खेतों में अनाज पैदा कर रही हैं। भले ही मजदूरों से काम करवा रहे हैं, लेकिन काम सब कर रहे हैं, खेती सब कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, अगर इससे पर्याप्त कृषि उपज प्रतिदिन अगर उपलब्ध ना हो तो नगर जीवित नहीं रह सकते थे। और ये जो हम लोग अपना मतलब खुद तो खाते ही हैं उपजा करके, लेकिन इसी को हम लोग बेचते भी हैं। जब बेचते हैं तो नगरों में जो है डेली डेली का खाना मिलता है, हम लोग अपना उपजा करके घर में रखते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और जो शहर वाले हैं वो अपना डेली डेली जाके खरीद लेते हैं, या 2-4-10 दिन का इकट्ठा खरीद के ले आए, फिर उसके बाद बना खा रहे हैं। तो जो सिस्टम आज आपको देखने को मिल रहा है ना, यही सिस्टम उस टाइम पे भी था। ग्रामीण वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, वो लोग अनाज पैदा करते थे, और नगर के लोग उसको खरीद करके फिर डेली लाइफ अपना स्पेंड कर रहे थे। आगे हम देखेंगे, जो हड़प्पा वासी हैं, इन्होंने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला हुआ था, और मछलियों के लिए वे नदियों और समुद्रों पर निर्भर रहते थे। इवन जो हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसको पढ़ने से ऐसे पता चलता है कि एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो हड़प्पा वासी थे ना, वो दूध के लिए जो है जानवरों को नहीं पालते थे। वो लोग जानवरों को केवल मांस के लिए पालते थे, और जो दूध वगैरह है ना, उनका ऐसा मानना था कि जो दूध है वो किसके लिए है, वो केवल और केवल जानवर के बच्चों के लिए है। लेकिन अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं ऐसी जो है जानकारी लगी है कि दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग किया गया है। तो आगे हम देखेंगे। आगे आपको बता रहे हैं कि ये लोग जो मछली हैं उसको भी मतलब कि पालते तो नहीं थे, लेकिन जो समुद्र थे, नदियां थी, वहां से ये लोग मछली पकड़ लेते थे। आज तो हम लोग अपने घरों के आसपास तालाब वगैरह खुदवा करके उसमें भी मछली पाल लेते हैं, लेकिन तब जो है समुद्र या फिर जो नदियां थी, उनसे ये लोग मछली पकड़ करके उनका सेवन किया करते थे। आगे देखिए, खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई जो पशुओं की हड्डियां और मत्स्य के जीवाश्म हैं, इनसे यह पता चलता है। यानी कि जब खुदाई हुई है तो उसमें आप देखिए कि बहुत सारे पशुओं की हड्डियां मिली हैं, और साथ में जो मत्स्य हैं यानी कि जो मछलियां हैं, उनके भी जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा वासी थे वो मांस का सेवन किया करते थे। ठीक, आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि जो हड़प्पा वासी हैं, इनके खाना पकाने के लिए जो पात्र थे वो क्या थे, यानी कि ये लोग खाना बनाने के लिए कौन से बर्तन का यूज़ करते थे, वो यहाँ पे बता रहे हैं। कह रहे हैं मिट्टी के पात्रों की वैज्ञानिक जांच से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले हुए हैं, और क्या मिले हैं वो देखिए। कह रहे हैं इसमें प्रत्याशित दुग्ध उत्पाद और अप्रत्याशित जैसे हल्दी, अदरक और केले दोनों प्रकार के अवशेष मिले हैं। तो स्पष्ट है कि उनके भोजन में काफ़ी विविधता थी, यानी कि काफ़ी डाइवर्स इनका जो है खान पान था, केवल एक ही चीज़ पे ये लोग निर्भर नहीं थे। तो ये चीज़ें हमें खुदाई से प्राप्त हुई हैं। आगे देखिए, तो हमने इनका खान पान देख लिया। इनका खान पान कैसा था, तो ये लोग शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी भी नहीं थे, बल्कि सर्वाहारी थे। ये लोग अनाज का भी उपयोग कर रहे थे, दुग्ध से बने हुए जो खाद्य पदार्थ थे उसका भी उपयोग कर रहे थे, मांस मछली खूब अच्छे से खा ही रहे थे। तो ये सारे इनका खान पान का मतलब तरीका था। यानी कि अगर कोई पूछ ले कि ये केवल मतलब कि शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी, तो साफ साफ बोल दीजिएगा नहीं भैया, शुद्ध शाकाहारी नहीं है। खुदाई से ऐसा प्राप्त हुआ है कि ये लोग मांस और शाक सब्जी तथा जो है दुग्ध उत्पाद जो है इनका सेवन किया करते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका जो व्यापार रहा वो कैसा रहा, यानी कि ये लोग क्या ट्रेड वगैरह करते थे या नहीं करते थे तो केवल अपने ही सीमित जगहों पे करते थे, या विदेशों में भी व्यापार किया करता था, मतलब चलता था इनका, ये अब आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं सक्रिय व्यापार, यानी कि जो हड़प्पा वासी थे ये ना केवल अपनी सभ्यता दैट मीन्स उनके आसपास, या जैसे सपोज दैट अपनी सभ्यता में कौन से आ जाएंगे, तो सप्त सिंधु प्रदेश वाला जो भी रीजन है, जो भी मतलब कि सिंधु से उनकी जो भी सहायक नदियां हैं उनके आसपास, कल मैंने आपको बहुत सारे स्थल बताए थे, तो केवल इतने में ही इनका व्यापार चलता था कि या अन्य जगहों पर। ये आप देखिए कि कह रहे हैं कि
हड़प्पावासी न केवल अपनी सभ्यता यानी आसपास या बहुत दूर के अन्य नगरों में भी, बल्कि भारत के भीतर और बाहर की अन्य जो सभ्यताएं थी और संस्कृतियां थी, उनके साथ भी इनका सक्रिय रूप से व्यापार था। यानी कि अपने भारत देश में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें जो भी स्थल मिले हैं, उनमें तो इनका जो है व्यापार चलता ही था, आसपास में जो था उनके साथ भी इनका चलता था। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि जो विदेशों में जो संस्कृतियां थी, जैसे अगर उस टाइम तक अब देखिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो मानी जाती है कि इनके समकालीन ही थी, तो उनके साथ भी इनका जो व्यापार है वो चल रहा था। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि इन्होंने, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इन्होंने आभूषण दैट मीन्स ज्वेलरी वगैरह, लकड़ी, जो आभूषण है, आभूषणों, एक सेकेंड, उन्होंने आभूषणों, लकड़ी, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं, जिनको नीचे दिखाया गया है, संभवतः सोने और कपास तथा कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया। यानी कि इनके द्वारा क्या क्या निर्यात किया गया, इसको याद रखिएगा कि जो हड़प्पावासी हैं, ऐसा संभवतः माना जाता है कि इन लोगों ने आभूषणों का निर्यात किया, लकड़ी का भी निर्यात किया, तथा डेली टू डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ होती थी, जैसे खाने पीने की वस्तुएं, उनका भी निर्यात किया। और साथ में संभवतः ऐसे ये भी माना जाता है कि सोना और कपास से बनी हुई कुछ खाद्य और जो है वस्तुओं का भी निर्यात किया। दरअसल मतलब कि सोना और कपास से जो भी चीज़ें बनाई गई, इसके साथ साथ कुछ खाद्य वस्तुओं का भी इनके द्वारा निर्यात किया गया। इसको याद रखिएगा। अब सोने के आभूषण वगैरह बेचते रहे होंगे, कपास के कपड़े वगैरह बेचते रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बेची थी। कहते हैं कि उनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण ये कौन थे, तो इसको याद रखिएगा भैया, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका सर्वाधिक प्रिय आभूषण कौन सा था, तो वो था कार्नेलियन के मोती। तो इनके जो सर्वाधिक प्रिय आभूषण थे कार्नेलियन के मोती, उनको भी आगे दिखाया भी गया है चित्र में। और ये अधिकतर कहाँ पाए जाते थे, तो ये अधिकतर गुजरात में पाए जाते थे। और किस रंग के थे, तो ये लाल रंग के थे और मूल्यवान पत्थर होते थे। बहुत अधिक मूल्यवान नहीं थे, लेकिन अल्प मूल्यवान, अल्प मतलब होता है थोड़ा या कम, लेकिन हाँ मूल्यवान थे। तो इनका सर्वाधिक प्रिय आभूषण, इसको आप ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं ना, कि अगर यहाँ लिखिए इनका प्रिय आभूषण, आभूषण आपने लिखा, आगे उसका आभूषण का नाम लिख दिया कि कार्नेलियल के मोती जो है उसका नाम लिखा, फिर आप इसको आगे लिख सकते हैं कि ये गुजरात में पाए जाते थे। ठीक है, गुजरात में पाए जाते थे, इनका रंग कैसा था, लाल था, और ये अल्प मूल्यवान थे। तो ऐसे आप ना शॉर्ट नोट्स अपने बना सकते हैं। मैंने भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम अपना शॉर्ट नोट्स जो है उसको भी एक बार 2-3 दिन लगेगा, पूरा कंप्लीट करा देंगे और साथ में उसको PDF भी दे देंगे आप लोगों को। तो याद रखिएगा कि इन्होंने जो मतलब कि कार्नेलियन नामक मोती के आभूषण थे, ये इनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण थे और साथ में गुजरात में अधिक मात्रा में पाए जाते थे, और इनका रंग जो है लाल था और थोड़ा मूल्यवान भी थे। आगे देखिए कि हड़प्पा के जो कारीगर थे, उन्होंने उनमें छेद करने की तकनीक भी विकसित कर रखी थी, ताकि जो धागे हैं इनको डाल करके इन्हें तरह तरह से सजाया जा सके। जो मोतियां थी, अगर आप उसमें छिद्र नहीं करेंगे तो कैसे फिर आप उसको मतलब कि तरह तरह से मतलब उसको एक दूसरे से संजो के कैसे रखेंगे, तो वो तागा ही है ना जो मोतियों को संजो के रखता है। तो इस वजह से उन्होंने ये वाली जो प्रक्रिया है इसको भी विकसित कर रखी थी। साथ में उन्होंने जो शंख है उससे काफ़ी सुंदर चूड़ियाँ भी बनाई थी। और यहाँ आपको बता रहे हैं कि जो शंख होता है ना, इसका खोल काफ़ी मतलब मजबूत होता है, काफ़ी सख्त होता है, और इसके लिए जो चूड़ियाँ बनाना था वो मतलब इजी नहीं था। लेकिन उन लोगों ने अगर बनाया था चूड़ियों को, तो इसका अर्थ अपने आप में निहित है कि इन्होंने एक परिष्कृत यानी कि एक उच्च कोटि की टेक्निक विकसित कर रखी थी, जिससे वो जो शंख है उससे जो है चूड़ियाँ बनाई जा सकें। तो ये बात भी याद रखिएगा कि इनका जो शिल्प था ना वो काफ़ी डेवलप था, ये आप कह सकते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं यह स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा वासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले में किस वस्तु का आयात किया। यानी कि अब इन्होंने अगर कुछ निर्यात किया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ आयात भी किया होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में ना कोई मतलब इतनी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि इन्होंने जो वस्तुएं निर्यात की यानी कि जो बेची उसके बाद क्या वहाँ से आयात किया। अब जैसे हम लोग अगर चाइना, US, इवन भले ही हम लोगों का व्यापार घाटा है, लेकिन अगर उन लोगों को हम कुछ बेचते हैं तभी उनसे कुछ खरीदते हैं, भले खरीदते ज़्यादा है लेकिन कुछ ना कुछ बेचते भी हैं। तो वही यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि अगर हड़प्पा वासियों ने विदेशों में कुछ सामान बेचे थे तो वहाँ से कुछ खरीदा भी होगा, लेकिन क्या खरीदा है एग्जैक्टली ये हमें अभी प्रॉपर जानकारी नहीं हो पाई है।
कहना है संभवतः ये तांबा हो सकता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि तांबा हो सकता है। जो तांबा होता है ना, एक धातु होती है, हो सकता है इसकी इन लोगों ने इसको आयात किया हो बाहर से, विदेशों से। और इसके पीछे का इन लोगों ने क्या रीज़न मतलब अनुमान लगाया है कि क्योंकि ये जो धातु है, यानी कि जो तांबा धातु है, ये सामान्यतः उनके पास बहुत आयत में उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ जो सामग्रियां या वस्तुएं जो प्राप्त हुई हैं, तो जो कार्नेलियन का मोती है ना, ये देखिए उसी का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। ये कार्नेलियन का मोती है जो गुजरात में रेड कलर का पाया जाता था, हड़प्पा वासियों का प्रिय आभूषण था। तो ये यही है, उसका चित्र बनाया गया है। अब देखिए ये क्या है, तो ये हाथी दांत का कंघा प्राप्त हुआ है। कहाँ से? ये आपको हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, हाथी दांत का बना हुआ कंघा। सॉरी, ओमान के तट पर पाया गया, यानी कि बना तो हड़प्पा में ही है, लेकिन चूंकि इन लोगों ने व्यापार किया है, विदेशों में भेजा है सामान को, तो इस वजह से ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है, ये ओमान के तट पर प्राप्त हुआ है। लेकिन बना कहाँ था, तो ये हड़प्पा में बना था। किसका है, तो हाथी दांत का बना है। ठीक है, और ये कितना लंबा है ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सीटेट हमारा एनसीईआरटी से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बनाता है, आपसे पूछ सकते हैं, आपको ऐसे लिख के दे सकते हैं कि ओमान के तट पर हड़प्पा सभ्यता का हाथी दांत का कंघा पाया गया है, जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 10 सेंटीमीटर में फिर मार खा जाएंगे। देख लीजिए, जो ओमान के तट पर पाया गया है हाथी दांत का कंघा, वो 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आप सोचेंगे ये सब कौन याद रखता है, तो याद रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इतना बड़ा सा चित्र बना करके, तो इस वजह से पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए, और हाँ, क्योंकि ओमान के तट पर पाया गया है ना, इसी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मतलब जो इनका व्यापार था वो काफ़ी डेवलप था, और इन लोगों ने विदेशों के साथ भी व्यापार किया हुआ था। इधर देख लीजिए, ये जो सूसा है वर्तमान में कहाँ है, तो ईरान वाला रीजन है, जो वहाँ पे सूसा नामक एक स्थल है। यहाँ पे जो खुदाई प्राप्त हुई, मतलब खुदाई हुई है ना, वहाँ से कार्नेलियन के मनके प्राप्त हुए हैं। तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि जो हड़प्पा वासी थे, उन लोगों ने जो कार्नेलियन के मनके हैं, इनका निर्यात किया था। कहाँ पे? ईरान में। और ईरान अपने भारत देश का तो है नहीं, इतना तो लॉजिक आप जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग और नदियों तथा अधिक दूरवर्ती जो गंतव्य है, इनके लिए समुद्री रास्तों का उपयोग किया। तो आप ये समझिए कि इससे ये बताया जा रहा है आपको कि इन लोगों ने जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों का ही उपयोग किया। अगर बहुत दूरी है तो उन लोगों ने समुद्र मार्ग का यूज़ किया, थोड़ा और नज़दीक है तो उन लोगों ने नदियों के रास्ते को यूज़ किया, और स्थल मार्ग का भी इनके द्वारा उपयोग किया गया था। आगे, ये भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि भी थी, और वास्तव में गुजरात और सिंध के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, इनमें कई हड़प्पाई बस्तियां स्थित हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए कि गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती लोथल जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है लोथल के बारे में, और क्या पूछा गया है वो आगे हम आपको बता रहे हैं। ये जो लोथल है ना, यहाँ पे आश्चर्यजनक रूप से 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन पाया गया है। इसकी जो लंबाई है वो फुटबॉल के 2 मैदानों से थोड़ी अधिक है, और इस बेसिन में बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी, जिसका इस्तेमाल नावों के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात करने के लिए किया जाता था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का गोदीवाड़ा कहाँ पे स्थित था, या कौन सा ऐसा जो है नगर था जहाँ पे गोदीवाड़ा स्थित था, या बंदरगाह नगर कौन था। तो उन सब का केवल उत्तर एक होगा कि वो लोथल था, जो कि है कहाँ पे? गुजरात में। तो जो गुजरात का लोथल है, वहाँ पे बंदरगाह जैसी संरचना पाई गई है। इस बात को याद रखिएगा, 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। आगे देखिए, आगे आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार के जो व्यापक स्तर के व्यापार हैं, उसमें ये आवश्यक था कि व्यापारी अपने सामान को और एक दूसरे को पहचाने। अनेक बस्तियों की खुदाई में मिली हजारों संख्या में छोटी जो मुहरें हैं, इनका उपयोग किया जाता रहा होगा। ये मुहरें किससे बनी थी, तो ये आपको बता रहे हैं कि ये जो मुहरें हैं, ये मुलायम पत्थर, और ये कौन सा पत्थर है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, स्टीएटाइट की बनी हुई थी। इन्हें गर्म करके फिर कठोर बनाया जाता था, और इनका माप जो है वो केवल कुछ सेंटीमीटर है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। और इनके ऊपर देखिए जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के भी कुछ संकेत मिले हैं। अब ये बात अलग है कि ये जो लेखन प्रणाली है, इसमें पशुओं के प्रतीक चिन्ह मतलब बने हुए हैं, और उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये निश्चित है कि यह किसी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों से संबंधित थे। तो हड़प्पा सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो किसकी बनी हैं भैया, तो याद रखिएगा कि ये
स्टीएटाइट की जो मोहरें हैं वो प्राप्त हुई हैं। इस पे आपको पशुओं का जो है वो मिल गया है, अंकन मिला हुआ है और कुछ लिखा भी है, लेकिन आज तक हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये नहीं अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो मतलब कि मोहरें हैं इन पे एग्जैक्टली क्या लिखा गया है। ठीक है, अब ये देखिए लोथल में जो विशाल बंदरगाह है वो यहाँ उसका चित्र दिखाया गया है। देख लीजिए कितना सुंदर है, लग ही नहीं रहा कि इतने हजारों वर्षों पुराना है। और देखिए पानी वगैरह भरा भी है, कितना प्यारा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ चित्र दिखा दिए गए हैं, इनको जरूर देखिए। अब देखिए चित्र जो है बाएं से दाएं आपको देखना है। अब बाएं मतलब ये वाला जो चित्र है ये सबसे बायां हुआ, फिर इसके दाएं ये, फिर इसके दाएं ये। तो हम लोग बाएं से दाएं देखेंगे। ये जो चित्र है ये किसका चित्र है? तो ये एक श्रृंगी बैल का चित्र बनाया गया है, यानी कि एक ऐसा बैल जिसकी केवल एक श्रृंग है। ठीक है, और आगे देखिए ये दूसरा वाला जो चित्र है ये केवल बैल है, जैसे नॉर्मल बैल होते हैं गांव में। और ये तीसरा वाला देखिए बाघ वाला सिंह, यानी कि करें बाघ वाला सिंह हम भी ना, सींग वाला बाघ, यानी कि एक ऐसा बाघ जिसके दो दो सींगे हैं। इस तरह का भी चित्र मुहरों पे अंकन मिला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है आपसे कि कौन मुहरों पे कौन कौन से जानवरों का अंकन मिला हुआ है। तो एक श्रृंगी पशु और मतलब कि बैल, सींग वाले बाघ, ये तो दे ही दे देंगे। उसके अलावा आपको दे देंगे गाय। तो फिर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको लगेगा अगर बैल का मिला है तो गाय का भी मिला होगा। तो भैया गाय का नहीं मिला है, बैल का ही मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए जो प्राचीन उनका जीवन था उससे संबंधित कुछ वस्तुओं की और प्राप्ति हुई है, यानी कि डेली टू डेली लाइफ में इनके द्वारा क्या उपयोग किया जाता था वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित और उपयोग की गई अनेक वस्तुओं को भी खुदाई के माध्यम से सामने लेकर के आए हैं। उन्हें हम लोग अब देखने वाले हैं। ये सारी जो वस्तुएं आप देखेंगे ना ये डेली टू डेली लाइफ में यूज की जाती थी। जैसे ये वाला जो चित्र दिखाया गया है आपको, ये देखिए तांबे से बना, सॉरी तांबा नहीं, कांसा से बना हुआ एक दर्पण है। दर्पण मतलब होता है शीशा, आईना, जो हम लोग रोज देखते हैं, सुबह उठते ही मुंह देखते हैं ना अपना तो वही है कि एक कांसे का दर्पण मिला हुआ है। एक पकी मिट्टी का टेराकोटा का पात्र मिला है। और कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा। ये जो है टेराकोटा, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं उन्हें अक्सर टेराकोटा बोला जाता है। तो टेराकोटा और कांसे का जो दर्पण है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा भैया, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। केवल सीटेट और टेट के लिए नहीं, याद रखिएगा पीसीएस जैसे एग्जाम्स में भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत तेजी से पूछे जाते हैं। तो याद रखना आप क्या कि धौलावीरा से क्या मिला है? तो एक कांसे का जो है दर्पण मिला है, साथ में एक टेराकोटा मिला है, कुछ अन्य चीजें भी मिली हैं धौलावीरा से। जैसे ये देखिए ये भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। जैसे भार तौलने के लिए कुछ पत्थर और एक कांसे की छेनी भी मिली हुई। ये जो है कांसे की छेनी मिली है और ये कुछ पत्थर के टुकड़े हैं, आज भी देखेंगे आपकी यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर गांव में देखा है मैंने कि लोग ऐसे पत्थर को ना तौल के रख लेते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम इस तरह से, और उसको फिर सामान बेचने के लिए यूज़ करते हैं। और नॉर्मली जो है वो तो लोहे का आता है बना बनाया हुआ। आगे देखिए ये भी देख लीजिए, खेल के लिए इन लोगों के द्वारा क्या यूज़ किया जाता था बताया गया है। और आपने पढ़ा होगा कि जो शतरंज है उसकी शुरुआत मानी जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ही शतरंज का जो है यूज़ किया करते थे। तो वही यहाँ पे दिखा रहे हैं। 25 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक पत्थर पर उकेरा गया जो खेल बोर्ड है ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना धौलावीरा से ही प्राप्त हुई हैं। और देखिए कि ये 4 सेंटीमीटर लंबा मिट्टी के सीटी, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये जो सीटी आपको मिट्टी की मिल रही है ना, ये करणपुरा राजस्थान से प्राप्त हुई है। तो इससे ये क्या सिद्ध हो रहा है, यानी कि ये जो आपको मतलब 4 बोर्ड यानी कि खेल बोर्ड प्राप्त हुआ है ये, और ये जो मिट्टी की सीटी बनी हुई है, इससे ये मतलब की जानकारी आपको मिल रही है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, सारे लोग खेल खेलते थे और सबके लिए अलग अलग खेल के साधन थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ अन्य मतलब चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये किसको रिलेट कर रही हैं? तो ये जो है सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक वस्तुएं हैं। सबसे पहली वस्तु देखिए, ये जो आपको ये वाली मूर्ति दिख रही है ना, जो ये बाबा जी दिख रहे हैं, बाबा जी टाइप के तो इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें पुरोहित राजा कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ देखिए एक स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला हुआ है। और इसके साथ साथ स्वास्तिक जो चित्र है ये भी मिला है, और साथ में शक्तिशाली जो पशु है उनसे घिरे हुए ऊंचे स्थान पर बैठे हुए एक त्रिमुखी देवता की भी आकृति मिली हुई है। ये वाली जो आकृति है ना, ये कई सारे पशुओं से, शक्तिशाली पशुओं से घिरे हुए एक 3 मुख वाले देवता की भी आकृति आपको मिली हुई है। और ये सब कहाँ से मिली हैं? तो वही जो हमारे मतलब कि क्या थे, जिनके मुहर, दरअसल मुहर पे ही ये सारी आकृतियाँ मिली हुई हैं। तो आगे देखते हैं।
कुछ और भी मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे कांसे की मूर्ति बड़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है कि जो कांसे की मूर्ति मतलब कि डांस करते हुए, जिसे डांसिंग गर्ल या नर्तकी कहते हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि जो मतलब कि नर्तकी है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। एक और फोटो देख लीजिए, ये वाला जो मूर्ति है ये भी मिली हुई है, और ये जो दूसरी मूर्ति है नमस्ते की मुद्रा में बैठी हुई, ये भी पकी मिट्टी से है। और इधर देखिए, यहाँ पे एक और चित्र दिखाया गया है जिसमें जो प्यासा कौवा है ना, उसकी कहानी को दर्शाया गया है, जिसमें आपने पढ़ा होगा, बच्चे जब छोटे थे, तब हम लोग छोटे थे ना, तभी ये कहानी थी कि एक कौवा प्यासा रहता है और उसको कुछ समझ नहीं आता, पानी कहाँ से पीऊँ। एक घड़ा दिखता है लेकिन उसमें पानी काफ़ी नीचे रहता है, तो कौवा क्या काम करता है, कौवा जो है ढेर सारे कंकड़ पत्थर को ला करके घड़े में डालने लगता है, धीरे धीरे पानी मतलब ऊपर आ जाता है, तो कौवा पानी पी करके फिर उड़ जाता है। तो वो वाली जो कहानी है ना, उसको यहाँ पे दिखाई है, जिसको मतलब आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं भैया? तो ये जो मतलब कि कौवा वाली कहानी है ना, इसका जो चित्र है वो प्राप्त हुआ है हमें लोथल से, तो याद रखिएगा। अब ये जो मोहनजोदड़ो है, वहाँ से कांसे की मूर्ति जो नर्तकी बोला जाता है वो प्राप्त हुई है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और आगे आपको क्या देखना है? अब हो गया, ये सब हमने देख लिया कि वहाँ उनका खान पान कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, और साथ में उनके द्वारा कुछ जो यूज किए गए वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति कहाँ से हुई है, ये सब हमने देखा। अब हम देखेंगे कि अंत अथवा नई शुरुआत, या मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती थी, उसको हम लोग उसका अंत कहेंगे या फिर उसकी एक नई शुरुआत कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद आप देखेंगे कुछ वर्षों बाद वो गाँव में मतलब कि ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। तो आप इसको क्या मानेंगे कि जो है नगर से गाँव में आए तो ये नगरीय सभ्यता उनकी अंत हो गई, या फिर उन्होंने एक नई शुरुआत की, ये आपके ऊपर है। लेकिन हम लोग अब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कह रहे हैं कि 1900 संवत पूर्व, यानी कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस यानी कि ये जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, इसकी सभी उपलब्धियों के बावजूद इसका ह्रास हो गया, यानी कि इसका पतन हो गया। यद्यपि इनका जो व्यापार था वो भी काफ़ी डेवलप था, खान पान की इनकी सुविधाएं अच्छी थी, इनका शिल्प भी विकसित था, सब कुछ ठीक ठाक था, उसके बावजूद भी इसका पतन हो गया, यानी कि इसका ह्रास हो गया। इसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए, ठीक है। जो नगर थे यानी कि जो शहर थे, सपोज दैट जो प्रयागराज है इतना घना बसा है, गाजियाबाद इतना घना बसा है, एक टाइम आए कि ये खाली हो जाए, तो फिर लोगों के मन में इस तरह की जिज्ञासा आई ही होगी ना, कि मतलब आनी एकदम जाहिर सी बात है कि आएगी कि क्या हो ऐसा हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से इतना घना बसा, इतना डेवलप जो एरिया था वो अचानक से खाली हो गया। अब अचानक से दैट मीन्स एक दिन में नहीं खाली होगा, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन खाली हो गया अंततः। तो उसके पीछे क्या रीजंस थे उसको लोग सोचेंगे। तो वैसे ही ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो भी एक नगरीय सभ्यता थी, और उसके बाद उसका ह्रास हुआ, और एक के बाद एक इनके जो भी डेवलप्ड सिटीज़ थी वो खाली हो गई। तो उसके पीछे क्या रीज़न है ये सब आपको यहाँ दिखाया गया। कह रही यदि कोई निवासी वहाँ रहे भी तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण में ग्रामीण जीवन जो शैली है इसको अपना लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार या प्रशासन अब विद्यमान नहीं रहा। धीरे धीरे हड़प्पावासी हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में फिर छोटे छोटे बस्तियों में बिखर गए, और बोल रहे हैं कि इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं कि क्या रीजंस ऐसे रहे हैं। सबने अलग अलग रीजंस बताए हैं, कोई उस टाइम पे था नहीं, और कोई ऐसा प्रमाण या लिखित प्रमाण है नहीं कि जो है पता चल सके कि क्या रीजन रहे एग्जैक्टली। लेकिन अब हम लोग देखेंगे। तो कह रहे हैं कि पुरातत्ववेत्ताओं ने इनके अनेक कारण बताए हैं। बहुत समय पहले ये सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने इन नगरों को विध्वंस कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जो आर्य लोग आए थे पश्चिम एशिया से, उन्होंने आक्रमण किया और युद्ध में फिर जो लोग हैं वो मारे गए, जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन आगे आपको बता रहे हैं कि युद्ध या आक्रमण का यहाँ कोई निशान नहीं मिलता है, और जहाँ तक प्रमाणों की बात है, हड़प्पा वासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध के हथियार नहीं रखे थे। तो इस वजह से ऐसा मतलब अनुमान लगाया जाता है कि जो युद्ध वाली संकल्पना दी गई है वो गलत है। कह रहे हैं कि ये अपेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण सभ्यता थी। तो यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता था वो काफ़ी शांतिपूर्ण थी। उनको ये युद्ध वाला जो नाटक है ना उससे मत जोड़िए आप। आगे आपसे बता रहे हैं कि वर्तमान में ऐसे 2 रीजन्स हैं जिन पे अक्सर लोगों को सहमति बनी हुई है, और माना जाता है कि यही रीजन्स रहे होंगे। सिंधु घाटी जो एक नगरीय सभ्यता थी उसका ह्रास हुआ, और
फिर वो ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई। पहला क्या है? पहला है कि 2200 ईसा पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाली जो जलवायु संबंधी परिवर्तन है वो फिर झेलने पड़े, जैसे वर्षा की कमी और शुष्कता की जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई। जैसे अभी देखिए हम लोगों का जो जलवायु परिवर्तन है कितना तेजी से हो रहा है। जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं होती, जब मतलब बारिश नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे बारिश हो जाती है। जब सीजन है कि अब जो है फसल अच्छी हो तो आप देखिए फसल अच्छी रहेगी, अचानक से बूढ़ा आ जाएगा, बहुत आंधी चल जाएगी। तो इससे क्या होता है? इससे जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन होगा को जो खाद्यान्न है वो नहीं रहेगा। अब खाने पीने की चीज़ें नहीं रहेंगी तो आपके पास कितनी भी सुख सुविधाएं हों, आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, अपने पर्यावरण का रक्षा कीजिए भैया, आप लोग, हम लोग सबकी ये जिम्मेदारी है। तो कह रहे हैं कि शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई और इससे क्या हुआ? तो इससे जो कृषि कार्य है वो मतलब काफ़ी कठिन हो गया और नगरों की ओर जो खाद्य आपूर्ति है उसमें कमी आई। अब जब गांव के लोग खाद्यान्न का उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे, केवल इतना ही उत्पादन करें कि उनके ही खाने भर का होगा, तो शहरों में कैसे जाएगा? और जब मतलब शहरों में खाने पीने की चीज़ें जाएंगी ही नहीं तो कितना भी उनके पास पैसा हो, जीवन तो उनका रहेगा नहीं, सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा क्या मतलब रीजन बताया गया? तो जो दूसरा रीजन है वो है कि सरस्वती नदी का जो मध्य बेसिन था वो सूख गया। ठीक है, बारिश और इसका भी जो टाइम रहे, बारिश के समय बारिश हो ना, जब ना समय हो तब हो, तो ये सारी चीज़ें भी रही होंगी ना, जिसकी वजह से सरस्वती नदी का जो मध्य बेसिन है वो सूख गया। वहाँ कालीबंगा और जो बनावली जैसे नगर थे वो अचानक छोड़ दिए गए और इसमें अन्य कारण भी रहे होंगे, लेकिन ये दो कारण जो है हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने कल्याण के लिए अपनी जलवायु और पर्यावरण पर निर्भर रहना है। तो ये अपने आप में संदेश दे रहा है कि सेव योर एनवायरनमेंट, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मत फैलाइए अपने एनवायरनमेंट में। जलवायु परिवर्तन को जितना हो सके उतना रोक के रखिए, वरना जो हड़प्पा सभ्यता के साथ हुआ वो आज की सभ्यता के साथ भी हो सकता है, कोई रोक नहीं पाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं यद्यप जो नगर हैं वो लुप्त हो गए, लेकिन जो हड़प्पा की संस्कृति और प्रौद्योगिकी है अधिकांशता बची रही और यह भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुंच गई, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे अब आपको ऋग्वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये भैया आगे बढ़ने से पहले आ गया। ये दरअसल ना जो आगे बढ़ने से पहले दिया हुआ है ये एक सारांश है जो हमने अपने पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ा है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, वही यहाँ पे दे दिया गया है। पहला क्या है? कह रहे हैं कि जो सिंधु हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा वासियों ने कुशल जल प्रबंधन, विविध शिल्प और सक्रिय व्यापार के साथ सुनियोजित नगरों का निर्माण किया हुआ था। दूसरा कह रहे हैं कि जो उपजाऊ कृषि है इनसे नगरों को विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त हुई। और लास्ट में इस सभ्यता का जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण अंततः ह्रास हुआ। लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर फिर से लौट आए। ठीक है, तो ये मतलब जो भी चैप्टर में रहा वो सब हमने बता दिया। अब ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये सब मतलब कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से हम इसको सॉल्व नहीं करा रहे हैं। ये मतलब काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, रिटन एग्जाम में काम आएंगे। तो जब हम लोग कभी वनडे एग्ज़ाम को छोड़ करके किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए जो है एनसीईआरटी को कवर करेंगे जो जहाँ पे रिटन एग्ज़ाम देना पड़े, तब हम लोग उसको देखेंगे, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये रही आज की क्लास अपनी। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए या ना आए, क्लास समझ में आनी चाहिए। जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करती हूँ अगर वो आपको समझ आ रहा है तो मैं मानूंगी कि मेरी मेहनत सफल है। अब बाकी पसंद नापसंद अलग मैटर है। ज़्यादातर लोग वैसे ही जो है चीज़ों को नापसंद करते रहते हैं, बेमतलब के नापसंद करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए नहीं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने पूरी की पूरी क्लास देखी होगी उन्हें क्लास समझ जरूर आई होगी, एक एक पॉइंट समझ आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। तो चलिए, ये रही आज की अपनी क्लास। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हैप्पी रामनवमी, ये मैंने स्टार्टिंग में मुझे याद नहीं रहा, आज रामनवमी है, तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। कल आप लोग दशहरा का मेला वाला देखिए, मेरे लिए भी कुछ ले लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और अपना प्यार हमारे वीडियो पे देते रहें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।